नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित पुस्तक, जिसमें बहुभुज, त्रिभुज और एवं चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि पाठ 12 में है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। कोट्स क्या है? दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, ठीक ना, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, ठीक। और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर क्या हो रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए इंसान बन जाइएगा, ठीक, इंसान बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हम लोग पहले जानते हैं कि इसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, देखिए पहली बात तो सीखेंगे बहुभुज होता क्या है, फिर त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उसके कितने प्रकार है वो जानेंगे, फिर त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में जानेंगे और उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे, और अन्य बहुभुज, ये बहुभुज के अलावा अन्य बहुभुज क्या क्या है वो जानेंगे। तो बहुभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीगॉन्स कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। देखिए भूमिका, इंट्रोडक्शन से, है ना। भूमिका, इंट्रोडक्शन। आइए नीचे दी गई आकृतियों को अवलोकन करते हैं, मतलब जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं इन चित्रों को, आकृतियों को। ओके, तो ये आकृति को देख सकते हैं, 1 भुज, 2 भुज, 3 भुज, 4 भुज, 5 भुज, 6 भुज, 7 भुज है, ठीक है। भुज मतलब भुजा, साइड, ठीक ना। यहाँ कितना साइड है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ठीक। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 साइड, यहाँ 1 2 3 4 5 साइड है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि देखिए आकृति 1 2 3 एवं 4 बंद आकृति है। देखिए 1 2 3 और 4 जो है ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये खुला है, ठीक है। 1 2 3 और 4 बंद है, और ये आकृति 5 खुली आकृति है। अब एक नई आकृति से परिचित करते हैं जिसे हम लोग बहुभुज कहते हैं, ठीक है। ओके, एक आकृति जो सरल बंद आकृति हो, ऐसा आकृति जो सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो, उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे कि ये सब क्या है, ये सब बहुभुज हैं, जो कि बंद आकृति है, ठीक है, बंद है, ये बहुभुज नहीं है, ठीक, क्योंकि ये बंद नहीं है। ओके, और रेखाखंड से ही बना हुआ होना चाहिए। आकृति 1 2 1 3 और 4 बहुभुज है। 1 3 और 4, 1 1 3 और 4 बहुभुज है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये भुजा नहीं है, ठीक ना, ये तो वक्र है, वक्र के जैसा है, इसलिए इसको हम लोग बहुभुज नहीं कहेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं सीधा 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 सीधा, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, भले ही बंद है लेकिन ये आपका कर्व है, जिसके कारण इसको बहुभुज नहीं कहा गया। जब केवल साइड रहेगा, साइड मतलब सीधा सीधा, ये नहीं कि कर्व जैसा नहीं। ओके, देखते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। 2 एवं 3 बहुभुज नहीं है, क्यों? अब पहले ये देखते हैं कि आकृति 2 बंद आकृति है परंतु रेखाखंडों से नहीं बनी है। देखिए यहाँ क्या था, आप परिभाषा में देखे होंगे, एक आकृति जो सरल बंद हो, बंद तो हो लेकिन केवल रेखाखंडों से बनी हो। देखिए रेखाखंड क्या कभी वक्र होते हैं, गोल होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो सीधे होते हैं, ठीक है। रेखाखंड क्या होता है कि 2 बिंदुओं की सबसे नजदीक दूरी, ये भी रेखाखंड होती है, ये भी रेखाखंड होती है, ये भी रेखाखंड होती है, लेकिन सबसे अच्छा रेखाखंड कौन होता है? जो 2 बिंदुओं की सबसे नजदीक दूरी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको रेखाखंड नहीं मानेंगे, इसको रेखाखंड नहीं मानेंगे। तो यहाँ रेखाखंड नहीं है, बंद है लेकिन रेखाखंड नहीं है, ठीक है। इसलिए ये रेखाखंड वाली है और बंद भी है, ये भी रेखाखंड वाली है और बंद भी है, ये भी रेखाखंड वाली है और बंद है, जिसके कारण हम लोग 1 3 और 4 को बहुभुज मानेंगे, और 5 को तो बहुभुज नहीं मानेंगे और 2 को भी बहुभुज नहीं मानेंगे। ओके, आकृति 5 बंद आकृति नहीं है, जिसके कारण उसको नहीं माना गया। समझ में आ गया कि बंद होना चाहिए और रेखाखंड होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, ना ही किरण होना चाहिए, ना ही रेखा होना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। माचिस की तिल्लियां से बहुभुज बनाइए। देखिए ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, रेखाखंड रेखाखंड बंद रेखाखंड है, ये 4 माचिस की तिल्लियां, 3 माचिस की तिल्लियां। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आप अन्य आकृति भी बनाने का प्रयास कीजिए। आप माचिस से अन्य आकृति आप घर में बना सकते हैं। ओके, जानने के लिए किसी भी बहुभुज के लिए कम से कम 3 रेखाखंड होना चाहिए। अगर किसी बहुभुज को हम लोग बना रहे हैं तो अगर उसको बंद रखना चाहते हैं, ठीक ना, तो 3 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर 2 ही रहेगा तो ये तो इधर खुला हो जाएगा, ठीक ना। एक में तो पूरा खुला है, लेकिन 2 रहने से भी खुला है, 3 तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 भुजा की आवश्यकता पड़ती ही है, कम से कम 3 रेखाखंड की आवश्यकता होती है। अब भुजाएं क्या कहलाती है वो समझते हैं। भुजाओं को बनाने वाले जो रेखाखंड होते हैं, भुजाओं को बनाने वाले जो रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, तो भुजाओं को बनाने वाले जो रेखाखंड होते हैं उसकी भुजाएं कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं, ठीक ना। बहुभुज के को बनाने वाले जो रेखाखंड होते हैं, जैसे कि ये रेखाखंड है, 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 तो ये रेखाखंड उसकी क्या होती है? भुजाएं होती है, ठीक है ना। यही उसकी भुजा होती है, भुजा होती है, भुजा भुजा, ये सब भुजाएं कहलाती है। आकृति एक में देखिए, आकृति एक में देखिए, भुजा ए बी, भुजा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और डी ई और ई ए। ओके, ये सब क्या है? भुजा है। क्लियर हो गया। रेखाखंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। अब शीर्ष के बारे में जानते हैं। शीर्ष, बहुभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, बहुभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे कि ये भी मिल रही है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, मान के चलिए, देखिए ये बी सी और ए बी एक जगह मिल रही है, कहाँ पर? बी पर मिल रही है, तो बी क्या हो जाएगा? इसका शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। 2 रेखाखंड एक जगह जहां पर मिलती है वो शीर्ष होता है। जैसे कि ये और ये कहां पर मिल रही है? सी पर, फिर ये और ये कहां पर मिल रही है? डी पर, ये और ये कहां पर मिल रही है? ई पर, ये और ये कहां पर मिल रही है? ए पर मिल रही है, तो ये सब शीर्ष हो जाएगा। तो बहुभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। आकृति 1 में बहुभुज ए बी सी डी ई के शीर्ष क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई एवं ई है, ठीक। क्लियर हो गया कैसे कहते हैं? 2 भुजाओं का जहां मेल होता है उसी को हम लोग शीर्ष कह देते हैं। एडजेसेंट एंगल समझते हैं हम लोग अब। आसन भुजाएं, बहुभुज की 2 भुजाएं, ठीक है, बहुभुज की 2 भुजाएं, मान के चलिए ये और ये, एक है ई ए और ए बी, ठीक है, 2 भुजाएं हैं जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो। अंत बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। मान के चलिए कि ए बी है और बी सी है, ठीक, तो अंत बिंदु दोनों कॉमन हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एडजेसेंट साइड आसन भुजाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप आकृति ए बी, आकृति 1 में, आकृति 1 को देखिए पहले जरा, हाँ देखिए, इसको थोड़ा सुपर करते हैं हम लोग, हाँ अब देखिए आकृति 1 में देखिए, ठीक है, ए बी एवं बी सी, देखिए इसका कॉमन क्या रहा है? ए बी बी सी, कॉमन क्या रहा है? उभयनिष्ठ। अंत ए बी का अंत बिंदु क्या है? बी है, तो ये क्या हो जा रहा है? उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है दोनों के लिए, ए बी के लिए भी और बी सी के लिए, ये कॉमन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? आसन भुजाएं हमारा क्या हो जाएगा? ए बी और बी सी हो जाएगा, ए बी और बी सी क्या हो जाएगा? आसन भुजाएं हो जाएगा, ठीक ना। जिसका अंत बिंदु क्या है? बी है, जिसका ए बी का अंत बिंदु क्या है? बी है, जबकि ए बी और डी ई ए बी और डी ई में कोई कॉमन आ रहा है। देखिए ए बी और बी ई रहता तो हम लोग कह सकते थे कि वो आसन भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ ए बी और डी ई, ठीक, इसका अंत बिंदु बी है, यहाँ पर यदि बी आता तब तो ये कॉमन होता, एक उभयनिष्ठ होता, ठीक ना। तो अंत बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए, तभी दोनों भुजा क्या होगा? आसन भुजाएं होंगी, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्या है? वर्टेक्स, आसन शीर्ष, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक ना। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। देखिए बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु, मान के चलो सी और डी है, सी है इधर, डी है, तो ये एक ही भुजा है, एक ही भुजा के जो अंत बिंदु होते हैं वे आसन शीर्ष कहलाते हैं, ठीक ना। मान के चलिए एक ही भुजा के, ये भुजा के जो अंत बिंदु होते हैं यही आसन शीर्ष कहलाते हैं, नहीं कि 2 भुजा ले लिए। मान के चलिए सी डी ई, मान के चलिए सी और ई को कह रहे हैं, तो यहाँ तो 2 भुजा आ रहा है, सी डी और डी ई, तो ये आसन शीर्ष नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही भुजा का बात किया जा रहा है, 2 भुजा नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि ए बी एक आसन शीर्ष हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, डी ई हो सकता है, ई ए हो सकता है, लेकिन एक साथ यदि हम लोग ए सी ऐसा कहेंगे तो नहीं होगा, 2 भुजा को नहीं लेना होगा, ठीक है। एक ही भुजा का अंत बिंदु होता है क्या? आसन भुजाएं। क्लियर हो गया? आसन, अच्छा आसन भुजाएं ने आसन शीर्ष, ठीक है। समबाहु, समबाहु के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन्स, ओके, तो ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो वो समबाहुभुज कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुभुज जिसका सारा भुजा क्या हो? समान हो, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी एक समान है, ये भी एक समान है, ये भी एक समान है, तो ये क्या कहेंगे हम लोग? बहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज कहलाएंगे ये। क्लियर है? समबाहुभुज के सारे कोण बराबर होते हैं। अच्छा, भुजे जब बराबर होंगे तो ये कोण भी तो बराबर होंगे, यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ का जो कोण होगा, यहाँ का जो कोण होगा, ये कोण भी क्या होंगे? तीनों जगह के कोण बराबर होंगे, ठीक। ये याद रखने वाली बात है कि समबाहु के सारे कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। कोण वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, आप वहाँ देख सकते हैं वीडियोस, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रश्नावली 2.1 को बनाते हैं, ठीक।
स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो सभी शीर्ष और भुजाओं के नाम लिखना है। तो भुजा क्या क्या है देख सकते हैं आप। भुजा है हमारा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई ए, ये सब भुजाएं हैं। और शीर्ष क्या क्या है, जैसे कि शीर्ष ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट क्या है, बी है, तो बी हो गया। फिर सी डी और अच्छा बी सी और सी डी का कॉमन पॉइंट क्या है, सी है, तो सी हो गया शीर्ष। फिर सी डी और डी ई का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, फिर डी ई और ई ए का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ई हो गया। फिर ई ए और ए बी का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, इस तरह हमारा शीर्ष निकल गया सारा। तो शीर्ष क्या क्या हो गया, ए बी सी डी ई, और साइड क्या हो गया, ए बी सी सी डी डी ई और ई ए। ठीक, क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, इसमें शीर्ष क्या होगा, ए बी, या ऐसा कह सकते हैं हम लोग बी ए। ठीक है, बी ए डी और डी सी और सी बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, भुजाएं हो जाएंगी। अब शीर्ष देखते हैं, शीर्ष क्या होगा, ए बी और डी ई का कॉमन पॉइंट क्या रहा है, ए, तो ए हो गया शीर्ष। फिर ए डी और डी सी का कॉमन क्या हो रहा है, ए डी और डी सी, दो बार डी बोला जा रहा है, इसीलिए डी क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। फिर डी सी और सी बी, तो सी दो बार बोला जा रहा है, कॉमन आ रहा है, तो सी हो जाएगा शीर्ष। फिर सी बी और बी ए, तो बी कॉमन हो रहा है, बी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शीर्ष हमारा, ए बी सी डी, ये शीर्ष हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित, अभ्यंतर को छायांकित मतलब अंदर वाला जो भाग होता है उसको छायांकित, छाया करना है, ठीक है ना, कलर करना है, कीजिए। तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए, जैसा कि ऐसा करना है। ठीक है, मान के चलिए एक बहुभुज हमने बनाया, ठीक, इसको क्या करना है, छायांकित कर देना है। एक अंदर में एक बिंदु लेना है, एक बाहर में एक बिंदु लेकर के उसको नाम दे देना है। मान के चलिए ए और यहाँ बी, और इसको तो दे देंगे सी, मान के चलिए यहाँ डी हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ एफ हो गया। इस टाइप से हम लोग बना देंगे। क्लियर है। अब इसे देखिए, आकृति 1 2 3, आकृति 1 2 3, 1 2 3 को देखिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। कौन सी आकृति बहुभुज है, तो आकृति कौन सा बहुभुज है, आकृति 1 और आकृति 3, क्योंकि यहाँ रेखाखंड है लेकिन यहाँ तो रेखाखंड नहीं है, देख पा रहे हैं, यहाँ रेखाखंड नहीं, यहाँ वक्र है, इसलिए आकृति 2 बहुभुज नहीं है, केवल 1 और 3 आकृति बहुभुज है। ठीक, कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, कारण बताइए। तो आकृति नंबर 2 बहुभुज नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ बंद तो है लेकिन रेखाखंड नहीं है। ठीक, यही कारण होगा। यदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। संभव है चाहे नहीं, हम लोग तो रचना करेंगे ही करेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन है तो आप बोलिए, हम लोग करने के लिए हाजिर है। एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं हो, एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं हो, ऐसा ऐसा बना दिए बंद आकृति। ये तो रेखाखंड नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं होगा, लेकिन ये बंद आकृति बन गया। ठीक है, अब केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं हो, अब केवल रेखाखंड से बनाना है। ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, इधर खाली छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो ये रेखाखंड से तो बना लेकिन बहुभुज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बंद नहीं है। ठीक, अब तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, दो भुजाओं का एक बहुभुज ऐसा हो सकता है क्या, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाना है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये संभव नहीं है भाई। ओके, मैं नहीं बना सकता। आगे देखिए, त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। ये 3 भुजाओं वाला होता है, 3 भुजा देख पा रहे हैं, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। त्रिभुज ABCD को सांकेतिक रूप ट्रायंगल ABCD लिखते हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ABCD, इसको सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, इसको त्रिभुज कह देते हैं, त्रिभुज ABC ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि बार बार हम लोग त्रिभुज ABC ऐसा ना लिख करके डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, त्रिभुज ABC ऐसा लिख देते हैं। ओके, क्लियर है। आगे देखिए, हाँ, त्रिभुज ABC के 3 कोण है, ABC और BCA और CAP। ठीक है, 3 कोण है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये 3 कोण है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर एक कोण है, 3 कोण है, और सारा कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगर कब, जब समबाहुभुज होगा, ठीक ना, समबाहुभुज होगा, मतलब सभी भुजा अगर बराबर होंगे तो कोण तीनों का बराबर होगा। ये तो हम लोग सीख चुके हैं, ये एक्स्ट्रा हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष बिंदु ABC हैं, 3 शीर्ष बिंदु हैं। शीर्ष बिंदु मतलब 2 भुजाओं का कॉमन पॉइंट होता है, 2 भुजाओं का जो एक ही जगह जो मिलता है, मतलब 2 भुजा जो एक जगह मिलते हैं। मान के चलिए ये हो गया, और ये भुजा का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, ये भुजा और ये भुजा का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। तो A B और C क्या हो गया, शीर्ष हो गया। शीर्ष मतलब 2 भुजाओं का एक ही बिंदु, ठीक ना, 2 भुजा एक बिंदु पर मिलना वही शीर्ष कहलाता है। ठीक, अब त्रिभुज के आंतरिक और बाह्य भाग के बारे में समझेंगे। आंतरिक भाग क्या होता है, बाह्य भाग क्या होता है। बिंदु L ट्रायंगल ABC के आंतरिक भाग में है। बिंदु L जो है, यहाँ पर देखिए,
देखिए बिंदु एल जो है ट्रायंगल के अंदर वाले भाग में है, ठीक। और बिंदु एम जो है, एम कहाँ है, ये त्रिभुज के भुजा बीसी में है, बीसी पर स्थित है। और बिंदु एन जो है ये त्रिभुज ए बी सी के बाह्य भाग में है, बाहरी भाग में है। क्लियर है। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज को अब हम लोग बांटते हैं, वर्गीकरण मतलब बांटना, ओके। तो त्रिभुज को उनके कोनों के माप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोण का माप जैसा होता है उसके अनुसार त्रिभुज को हम लोग बांटते हैं। कोनों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजा के आधार पर होता है या शीर्ष के आधार पर होता है या किसके आधार पर होता है त्रिभुज का वर्गीकरण? वो होता है कोण के आधार पर। ये आपको याद रखना होगा। न्यून कोण हमने पढ़ा था। न्यून कोण मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक ना। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण, देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, देख रहे हैं 90 डिग्री से कम है, ये 50 है, 60 है, 70 है, 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक। क्लियर है। अगला पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री का होगा, ठीक ना। यदि त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो, कोण 90 डिग्री हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, तो तीनों में से कोई एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? समकोण त्रिभुज कह देंगे, ठीक। तो ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अब अधिक कोण, अधिक मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होना, ठीक। तो यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो देख पा रहे हैं यहाँ 140 डिग्री है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग कह देंगे कि LMN, ट्रायंगल LMN जो है वो क्या है? अधिक कोण है, ठीक ना। क्लियर है। अच्छा, इसे लिखने का तरीका यही है, जो LMN लिखे हम लोग, ऐसा भी तो लिख सकते हैं MNL या LNM, ऐसा क्यों नहीं लिखे? देखिए कभी भी जहाँ एंगल रहेगा उसको क्या करना है, हमको बीच में लिखना है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ हम लोग किसका बात कर रहे हैं? हम लोग अधिक कोण का बात कर रहे हैं, तो अधिक कोण कौन बना रहा है? 140 डिग्री बना रहा है, इसलिए जो जिस कोण का बात करेंगे उस कोण को बीच में रखना है, ठीक ना। इसलिए ट्रायंगल LMN हम लोगों ने किया, ठीक। क्लियर है। जिस एंगल का बात करेंगे उस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, नहीं, जिस एंगल का बात करेंगे उस जहाँ पर एंगल बन रहा है उस बिंदु को बीच में रखेंगे, ठीक। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, पहले हमने क्या किया, हमने पहले तो कोण के अनुसार त्रिभुज का वर्गीकरण किया हमने, अब भुजा के अनुसार वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? विषम बाहु एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों का माप अलग अलग हो, मान के चलिए देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा? विषम बाहु, जिसका तीनों भुजाओं का माप जो है, लंबाई जो है वो अलग अलग होगा, ठीक। वो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है। अब सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स क्या होता है? सम द्विबाहु, विषम द्विबाहु मतलब क्या हुआ कि जिसका तीनों भुजाएं का माप अलग अलग हो, लेकिन सम द्विबाहु में एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप का हो, जिसका दो भुजाएं, देख पा रहे हैं आप कि दो भुजा क्या होगा? समान माप का होगा, ठीक ना। दो भुजाएं समान माप का की हो, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ तो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ तो कोई दो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब किताब में गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किताब में गलत दिया हुआ है। यहाँ क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ भी यदि 5 सेंटीमीटर रहता है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तभी तो दो भुजाएं समान है, तभी तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एक क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में गलती दिया गया है, यहाँ 5 कर लीजिएगा, ठीक है। या तो दोनों को 4-4 सेंटीमीटर कर लीजिएगा या दोनों को 5-5 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ठीक। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, मतलब तीनों भुजा का माप जो होगा, लंबाई जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज LMN एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का माप बराबर हो। देख पा रहे हैं यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 3 सेंटीमीटर है, बुक में गलती दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ क्या किया जा रहा है कि तीनों भुजाएं समान माप का हो, ठीक। और यहाँ तो 3 दे दिया है, मतलब ये गलती हो गया, इसलिए बुक में आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा। जब तीनों भुजाएं का माप समान होगा तभी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब क्रियाकलाप को हम लोग करते हैं, ओके। क्रियाकलाप, ठीक। कागज मोड़कर या काटकर अपने पसंद की आकृति बनाना। एक पसंद का आकृति बना लिया आपने। आवश्यक सामान क्या क्या जरूरी पड़ेगा? आवश्यक सामग्री मोटा कागज, एक कार्डबोर्ड का जरूरी पड़ेगा, एक पेन का, पेंसिल का, और एक रूलर मतलब स्केल का, कैंची का, गोंद का, ये सब का हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। रचना की विधि कैसा है, तरीका क्या है बनाने का? पतंग बनाने के लिए एक आयताकार मोटा कागज लीजिए, एक आयताकार और मोटा कागज ले लेना है, ठीक है। इसे आकृति 1 में दर्शाए अनुसार एक बराबर मोड़िए। देखिए आकृति 1 में जैसा दर्शाया गया है इसी तरह एकदम बिल्कुल बराबर से मोड़ देना है, ठीक ना। मोड़ने के बाद क्या होता है, देखिए आकृति 3 में देखिए यहाँ पर जैसा देख पा रहे होंगे आप लोग, आकृति 3 में दर्शाए अनुसार भिन्न भिन्न लंबाइयों के 2 रेखाखंड AB और
BC खींचिए। देखिए दो रेखाखंड क्या देना है, अलग अलग लंबाई का खींचना है, ठीक है। AB और BC दो रेखाखंड खींच दिया हमने। अब AB और BC के अनुदिश, अब AB और BC के दिशा में क्या करना है, काट कर कागज को खोलिए। अब इसको काट देना है ऐसा, यहाँ से काट दिया कैंची से हमने। अब इसको खोलिए और एक पतंग की आकृति प्राप्त कीजिए। और इसको जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो हमें एक पतंग का आकृति प्राप्त हो जाता है, जैसे कि आकृति 3 में दर्शाया गया है। ये एक पतंग के जैसा दिखने लगता है। ओके, इसे कार्डबोर्ड में चिपका सकते हैं आप, ठीक ना। आगे चलते हैं, ठीक। बनाए हुए पतंग को देखकर बताइए प्राप्त आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये जो पतंग आपने बनाया, ठीक है, ऐसा बना काटने के बाद, तो ये जो पतंग आपने बनाया यहाँ कितने त्रिभुज बने, ठीक। तो पतंग में कितने त्रिभुज बने, एक त्रिभुज कह सकते हैं, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, अच्छा एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ ADO एक त्रिभुज, और त्रिभुज AOB दो त्रिभुज, और फिर कह सकते हैं BCO एक त्रिभुज, और CDO एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। फिर हम लोग कह सकते हैं ADC ऐसा एक त्रिभुज बन सकता है, ACB ऐसा एक त्रिभुज बन सकता है, फिर ADB ऐसा एक त्रिभुज बन सकता है, फिर CBD, बहुत सारे त्रिभुज बन जाएंगे, है ना। क्लियर है। सभी त्रिभुजों का नामांकन कीजिए, तो सभी त्रिभुजों का आप नामांकन कर लीजिएगा। ओके, तो क्या क्या बना, ADO ये बना, त्रिभुज ADO बना, फिर त्रिभुज AOB बना, फिर त्रिभुज BOC, फिर त्रिभुज COD, फिर त्रिभुज CDB ऐसा बन सकता है, फिर त्रिभुज DAB ऐसा बन सकता है, फिर त्रिभुज आपका ACD, फिर त्रिभुज आपका CAB ऐसा बन सकता है। क्लियर है, वर्गीकरण हमने कर दिया। अब सभी त्रिभुजों की भुजाओं को मापिए और उनके आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब क्या करना है आपको कि जो त्रिभुज है, मान के चलिए ये त्रिभुज, तो इनके माप को आपको मापना है स्केल से, ठीक ना, रूलर से। और ये मान के चलिए आ गया 3 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 3 सेंटीमीटर, और ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तो जब दो भुजाएं अगर समान होती है तो उसको हम लोग क्या त्रिभुज कहते हैं, विषम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रूलर से मापना है और देखना है कि भुजाओं का जो लंबाई कितना है, कौन कौन अगर समान आ जा रहा है, यदि सभी समान आ जा रहे हैं तो सम द्विबाहु हो गया, अगर दो बराबर आ रहे हैं तो विषम बाहु हो गया, और अगर बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा, शुरू में हमने जो पढ़ा था, एक भुजा पढ़ा था हमने कि वह विषम द्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, ठीक ना। सम बाहु में दो भुजा बराबर होता है, और सम द्विबाहु और सम बाहु में जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक। तो ये याद रखना है कि क्या होता है। देखिए, जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक, जिसमें एक भी भुजा, मान के चलिए एक भी भुजा बराबर ना हो, वो विषम द्विबाहु, ठीक है। और जिसमें दो भुजा बराबर हो, सम द्विबाहु, ठीक। लेकिन जिसमें सभी भुजा बराबर हो, वो समबाहु। सम द्विबाहु और समबाहु इसमें अंतर होना चाहिए। समबाहु मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, और सम द्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजा बराबर हो, ठीक। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सभी त्रिभुजों के कोनों को मापिए और उसके आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब कोण को भी मापना है, ठीक ना। इसका कोण कितना बन रहा है, चांद स्केल से आपको मापना है, ठीक ना। और इसका कोण कितना बन रहा है, यहाँ 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 पर कितना कोण 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 बन रहा है, ये सब कितना कितना कोण बन रहा है वो देखना है। फिर अगर किन्हीं जगहों पर यदि 90 डिग्री से कम आता है तो वो न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक ना। और अगर फिर ये कोण को देखिएगा, यदि कहीं पर भी 90 डिग्री से ज़्यादा है या कम ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो अधिक कोण हो जाएगा। और यदि कहीं पर मान के चलिए न्यून कोण अधिक कोण, यही तो दो हमने पढ़ा है, ठीक है। और एक समकोण, यदि कहीं पर 90 डिग्री आ जाता है, जैसे कि ऐसा है और ऐसा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो कोण के अनुसार भी आपको कोण आपको मापना है चांद स्केल से, और लंबाई के अनुसार, जब भुजा का लंबाई के अनुसार बांटना है तो उसको आप इससे मापिएगा, उसको आप स्केल से मापिएगा। क्लियर है। तो ये आपको खुद से करना है, ये तो आसान है। आगे समझते हैं। अनुप्रयोग। यह क्रियाकलाप एक पतंग के आकार को समझने में एवं उनमें बने त्रिभुजों के वर्गीकरण को समझने के लिए किया जा सकता है। ये आप अवश्य कीजिएगा घर में, ओके, क्योंकि आपको बहुत इससे जानकारियाँ मिलेगी, ठीक ना। आपका कोण का, त्रिभुज के कोण के अनुसार में जो वर्गीकृत हुआ है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर त्रिभुज को हमने जो भुजाओं के अनुसार वर्गीकृत किया है वो समझ में आ जाएगा। यदि वो काम यदि आप कीजिएगा, कौन काम, ये दोनों काम कीजिएगा तो, ठीक ना, ये दोनों काम कीजिएगा तो, ओके। अगला देखते हैं। कागज को अलग अलग तरह से मोड़िए और खोलकर कोनों के एवं भुजाओं के माप के आधार पर कागज पर बने त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। उसको भुजाओं के माप और कोनों के एवं भुजाओं के माप के अनुसार त्रिभुज को वर्गीकरण करना है। तो समझ चुके हम लोग कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज कोण के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज भुजाओं के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न त्रिभुज
निम्न त्रिभुजों को उनके कोणों के माप के एवं भुजाओं के माप के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। इसको कोण के माप के अनुसार और भुजाओं के माप के अनुसार वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो हम लोग बांटते हैं इसको। पहला नंबर देखिए, ये क्या है? अगर भुजा को देखा जाए तो इसका भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, इसका भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, इसका भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब सभी भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ओके, अगला इसमें आप कोण को देखते हैं। इसका कोण भी समान है, इसका कोण भी समान है, इसका कोण भी समान है, और ये क्या है? 90 डिग्री से कम है। जब 90 डिग्री से कम रहता है तो क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज कह देंगे इसको, ठीक ना। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों का कोण अलग अलग है। मतलब ये क्या हो जाएगा? विषम द्विबाहु त्रिभुज। विषम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक। विषम द्विबाहु त्रिभुज, ओके। विषम बाहु त्रिभुज, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, क्या लिखा हुआ है? विषम बाहु, विषम द्विबाहु नहीं, विषम बाहु, ओके। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आपको देख लेना। विषम बाहु त्रिभुज, ओके। ये विषम बाहु त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि किसी का भी जो साइड है, जो भुजा है, वो बराबर नहीं है। अब इसका एंगल देखते हैं हम लोग, इसका कोण देखते हैं। इसका कोण देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर कहीं पर भी 90 डिग्री रह जाता है त्रिभुज में, तो वो क्या कहलाता है? वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या? समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक। त्रिभुज कहलाता है, क्लियर। अगला प्रश्न, इसका भुजा का लंबाई तो दिया हुआ नहीं है, इसे आपको मापना है, ठीक। लेकिन देखने से ही पता चल रहा है, ये तो अलग ही है, ये अलग है, ये भी अलग ही है, तो समझ सकते हैं कि इसका अलग अलग है भुजा का माप। तो अलग अलग जब भुजा का माप रहता है तो उसको क्या कह देते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ओके। विषम बाहु त्रिभुज। और यहाँ पर अब कोण को देखा जाए तो ये कोण देख पा रहे होंगे 140 डिग्री है, ठीक है ना। 140 डिग्री जब है और यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, तो कोई भी कोण यदि हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, और 180 डिग्री से छोटा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज ये हो जाएगा, क्लियर है। अब हल दिया गया है, हल तो हमने कर ही लिया, फिर भी पेपर देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC में समबाहु त्रिभुज है एवं एक न्यून कोण है, बिल्कुल ये तो हमने किया। अतः न्यून कोण समबाहु त्रिभुज है, न्यून कोण समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं समान हैं और तीनों कोण न्यून कोण है। ट्रायंगल PQR, ये इसे कहा जा रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर वाला को। ट्रायंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है। यह एक विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि किसी का भी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन 90 डिग्री का एक कोण है, इसीलिए समकोण हो गया, ठीक है। यहाँ ऐसा क्यों है कि ट्रायंगल PQR जो है, ट्रायंगल PQR यहाँ देख पा रहे होंगे, ट्रायंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। और विषम बाहु क्यों है? क्योंकि तीनों भुजाएं असमान है, मतलब कोई भी बराबर नहीं है। आगे देखते हैं, ट्रायंगल LMN ये वाला कहा जा रहा है। ट्रायंगल LMN इसको कहा जा रहा है, ठीक है। ट्रायंगल LMN जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें दो भुजाएं को बराबर कहा गया है, ठीक ना। कौन भुजा को बराबर कहा गया है? शायद देखते हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर लग रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए इसको दो भुजाएं बराबर जहां होती है उसको समद्विबाहु कहते हैं, ठीक ना। ओके, तो इसीलिए, और उसका एंगल जो है अधिक कोण है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, बिल्कुल 140 डिग्री का था, इसीलिए उसको क्या कहा गया? अधिक कोण कहा गया, अधिक कहा गया। और दो भुजाएं बराबर है, इसीलिए उसको समद्विबाहु कहा गया, ठीक है, क्लियर है। अब प्रश्नावली 12.2 को बनाते हैं। निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार क्या प्रकार है, कौन से त्रिभुज के प्रकार हैं, वो हमें बतलाना है। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कौन त्रिभुज ABC, जिसमें एक भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और तीसरा भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समबाहु। नहीं, समबाहु में तो सारा बराबर होता है। ये हो जाएगा आपको विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज PQR, जिसमें PQ बराबर है RQ बराबर है PR का 4 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं जब बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समबाहु। ओके, अब अगला प्रश्न क्या है? त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री का है। अगर कोई भी कोण 90 डिग्री का रह जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B तो आपका 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। और भुजा AB और BC बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर भी है, ठीक। जब दो भुजा बराबर रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको दो भुजा बराबर रहता है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण कैसा हो गया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। अगला यहाँ पर देखिए, ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। तो बता सकते हैं कि ये कौन सा कोण है? ये 90 डिग्री से सभी कम ही है, इसलिए ये न्यून कोण हो जाएंगे, क्लियर है।
अगला यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग है। जब तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होगा तो क्या कहते हैं हम लोग उसको विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वो याद रखना है आपको कि क्या क्या होता है, ठीक ना। ओके, नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोण और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए। मापना है पहले तो क्या करना है, कोण कितना है उसको चांद स्केल से मापना है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया है कैसे मापना है, क्या करना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उससे देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो इसको क्या करना है, चांद स्केल से मापना है, ठीक। और मापन के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। फिर मापने के बाद जब एंगल का हम लोग माप कर लेंगे तो ये कितना एंगल का है, ये कितना एंगल का है, ये कितना एंगल का है। यदि तीनों एंगल, यदि कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम ही है, ठीक है, तो वो न्यून कोण हो जाएगा। यदि ज़्यादा है तो अधिक कोण हो जाएगा। यदि 90 डिग्री का है तो सम कोण हो जाएगा। इस तरह आपको करना है इसमें भी, उसमें भी। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, देख पा रहे हैं 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम कोण हो जाएगा, सम कोण हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, वही प्रश्न है यहाँ भी। यहाँ कौन मापना है, यहाँ शायद हमको 60 डिग्री का लग रहा है, ठीक है। यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री मान के चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम है तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो यहाँ का कितना कोण है, यहाँ का कितना कोण है, यहाँ का कितना कोण है, इसे देखना है। 90 डिग्री से तो कम ही होगा, ठीक ना, 60 डिग्री से कम ही होगा, तो ये देख लेना है। हाँ, ये आपको स्केल से मापना है, चांद स्केल से। और चांद स्केल से माप करके देखना है ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है। तीनों एंगल में से, तीनों कोण में से यदि कोई भी कोण 90 डिग्री से कम आता है तो उसको न्यून कोण कह देंगे। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा आता है तो अधिक कोण कह देंगे। और यदि 90 डिग्री आता है तो सम कोण कह देंगे। 3 तरह का तो कोण ही है, और भुजा के अनुसार भी 3 तरह का तो है ही है। एक है विषम बाहु जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, एक है सम द्विबाहु जिसमें 2 भुजा बराबर होगा, और एक है सम बाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी। बस यही तो करना है, ठीक है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए, ठीक। एक त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान मतलब बराबर नहीं है उसे क्या त्रिभुज कहलाता है, जिसको तीनों भुजाएं समान नहीं हो वो विषम बाहु, ठीक हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक। अब यहाँ दूसरा नंबर क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज में, एक न्यून कोण त्रिभुज में, मान के चलिए न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से कम त्रिभुज में खाली स्थान कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है। क्या त्रिभुज में खाली स्थान कोण का किसी एक कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है, ठीक है, किसी एक कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है। क्लियर है। अगला, संलग्न त्रिभुज ABC के खाली स्थान भाग में बिंदु P, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप, संलग्न त्रिभुज ABC में ये भाग में बिंदु P, अंतः भाग में बिंदु P है, अंतः भाग में, ये अंदर में है तो इसको लिख सकते हैं अंतः भाग में बिंदु P। और Q बाह्य भाग में, यहाँ क्या लिख सकते हैं, बाहरी भाग में बिंदु Q अवस्थित है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक ना। P जो है वो अंदर के भाग में है और Q जो है वो बाह्य भाग में है, ऐसा कह सकते हैं। एक त्रिभुज में खाली स्थान शीर्ष एवं खाली स्थान भुजाएं होती है। देखिए भुजाएं कितनी हैं आप देख पा रहे होंगे स्वयं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो भुजाएं होती है 3, और शीर्ष कितने होते हैं, इसका और इसका, जैसे कि देख पा रहे होंगे शीर्ष कैसे निकालते हैं। देखिए 2 भुजा का कॉमन बिंदु, तो एक भुजा एक शीर्ष हो गया, फिर इसका और इसका कॉमन बिंदु ये हो गया, फिर इसका और इसका कॉमन बिंदु ये हो गया, तो 3 भुजाएं भी होती है, ठीक है, तीन शीर्ष भी होती है, 3 भुजाएं भी होती है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, ठीक। चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, अब चतुर्भुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, सिंपल है। 4 भुजाओं से बनने वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं से जो बनते हैं बहुभुज। अब बहुभुज का नियम क्या है कि जिसका रेखाखंड से बना हो साथ में वो बंद हो, ठीक ना, वो बहुभुज कहलाता है। अब यदि 4 भुजाओं वाला बहुभुज बन जाएगा तो वो चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण और 4 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है। चतुर्भुज ABCD के 4 भुजाएं क्रमशः AB, ये हमने कर लिया है। अब हम लोग समझते हैं आसन कोण के बारे में। आसन कोण क्या है, देखिए चतुर्भुज के किन्हीं 2 कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए कि 2 कोण किस में बन रहा है, ये इसमें बन रहा है, जैसे कि मान के चलिए ADC, ठीक है, ADC में ये बन रहा है, देखिए जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, ADC किससे बन रहा है, इसमें कौन क्या है, D है, और BAD, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये भुजा जो है ये दो कोण को बनाने वाली एक ही भुजा हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगी, ठीक ना। 2 भुजा अगर एक ही भुजा से 2 कोण बन रही है, ठीक ना, 2 उभयनिष्ठ भुजा से 2 कॉमन भुजा से 2 कोण बन रही है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, एडजेसेंट एंगल कह देंगे, मतलब आसन कोण कह देंगे, ठीक है। क्लियर है। तो और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कि मान के सकते हैं ABAD, ठीक, दूसरा ये एंगल हो गया, इसमें A हो गया और
फिर ए बी सी। तो ये भुजा देख पा रहे हैं, ये जो भुजा आप कॉमन हो रहा है, मतलब ये दो कोण जो बनेंगे, अगर दो उभयनिष्ठ भुजा से अगर एक दो उभयनिष्ठ भुजा से यदि दो कोण का निर्माण होता है तो उस कोण को हम लोग क्या कह देते हैं, आसन कोण कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा क्या होगा यहाँ पर और देख पाते हैं आप, बी सी डी, ये कोण एक बन गया। अब एक कोण इसको बनाना है मान के चलिए, तो क्या होगा सी डी ए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये भुजा जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आसन कोण दोनों हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। इसीलिए कहा गया है यहाँ कि चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं, दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं, ठीक ना, दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं, ऐसा दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं। ओके, दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं, दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं, देख पा रहे हैं दो भुजाएं हैं, भुजाओं, यदि क्या होगा, दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ, में कोई भुजा कहा गया, हाँ, में कोई बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, चतुर्भुज के आसन कोण कहलाते हैं। ठीक, दो भुजा क्या हो जाते हैं, दो भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाता है। ठीक, तो वह आसन कोण कहलाता है। आगे कोण ए, कोण डी, कोण सी और कोण डी आसन कोण है के युग्म है। ठीक है ना, जोड़े हैं। तो आकृति में आप हमने तो बना ही दिया, और क्या क्या कोण निकल सकते हैं, युग्म कोण। ओके, अब हम लोग देखते हैं आसन कोण हो गया। अब सम्मुख कोण को देखते हैं। ओके, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोण को बनाने वाली भुजाओं, दो कोण को बनाने वाली भुजाओं। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा था दो कोण को बनाने वाली भुजा क्या क्या है, जैसे कि मान के चलिए दो कोण को बनाने वाली भुजा ए बी सी, दो कोण, यहाँ क्या कोण बन रहा है, एक कोण, और यहाँ सी डी ए, दो कोण, दूसरा कोण ये बन रहा है, एक बन रहा है कोण डी, एक कोण बन रहा है डी, और एक कोण बन रहा है बी। ठीक है, डी और बी दो कोण बन रहे हैं। अगर दो कोण को बनाने वाली भुजाओं, ये जो भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, भुजाओं उसके बाद देखिए क्या है, अगर भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, मतलब कोई भुजा ऐसा कॉमन नहीं हो, तो वे दो कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कोण क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक ना, तो ए सी और कोण ए और कोण सी और कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण के युग्म है। आकृति 1 में देखिए। ठीक, क्लियर हो गया। देखिए कोण सी कैसे बन रहा है, अगर कोण ए को हम लोग बनाते हैं और कोण सी को बनाते हैं तो कैसे होता है, कोण ए कैसे बनेगा, बी ए डी। ठीक, और यहाँ बी सी डी, तो देखिए कहीं पर भुजा उभयनिष्ठ हो रहा है, एक ही आ रहा है, कोई भुजा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये अलग है, ये अलग है अपना, ये अलग है, ये अपना अलग है। अगर ऐसा होता, मान के चलिए ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा, तो ये कोण और ये कोण को बनाने पर ये आसन कोण हो जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल भुजा बराबर नहीं, कॉमन नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आंतरिक इंटीरियर रीजन को देखते हैं, आंतरिक क्षेत्र को देखते हैं। ओके, चतुर्भुज का वह क्षेत्र जो उसके चारों भुजाओं से घिरा होता है, चतुर्भुज का वह क्षेत्र जो चारों भुजाओं से घिरा हुआ होता है, चतुर्भुज का आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, चतुर्भुज का आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला बिंदु P और Q, वह रेखाखंड PQ चतुर्भुज का आंतरिक क्षेत्र में है। ठीक है, ये क्या हो गया, आंतरिक क्षेत्र में हो गया। ठीक ना, तो इसको हम लोग कहेंगे PQ को आंतरिक क्षेत्र। अब बाह्य क्षेत्र किसको कहेंगे, चतुर्भुज के आंतरिक क्षेत्र के अतिरिक्त, मतलब आंतरिक क्षेत्र के अलावा तल में जो क्षेत्र में बिंदु L है, तल में जो बाहर में जो क्षेत्र L है वो क्या कहलाएगा, बाह्य, क्योंकि ये बाहर है, चतुर्भुज के बाहर है। ठीक है, इसलिए वो बाह्य क्षेत्र कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं एवं चारों कोण लिखिए। चारों भुजाएं क्या क्या है वो लिखना है। ओके, चारों भुजा क्या क्या होगा, CD DA और AB और BC, और कोण क्या क्या होगा, कोण C, कोण D, कोण A, कोण B। ठीक, ये हो जाएगा। चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं एवं सम्मुख कोणों के युग्म को लिखिए। सम्मुख भुजा क्या होता है, जिसका कॉमन आता है, ठीक ना, कॉमन बिंदु आता है। ओके, मान के चलिए सम्मुख भुजा, यहाँ लिखना क्या है हमें, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं और सम्मुख कोणों के बारे में लिखना है। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, हमने पढ़ा था कि किसी चतुर्भुज के वे दो भुजाएं जिनकी अंत बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा। जैसे कि जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो वो क्या क्या है, अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, उसमें हमारा आ जाएगा, देखिए मान के चलिए यहाँ पर हमने लिया CD, ठीक, और DA ना लेकर के अगर DA ले लेंगे तो यहाँ तो CD और DA ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंत बिंदु क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो जा रहा है, मतलब बराबर हो जा रहा है। तो ये तो हमारा सम्मुख नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे, CD और AB लेंगे। ठीक ना, CD एक भुजा CD लेंगे और एक भुजा AB लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजाएं हो जाएगी। ठीक है, अब सम्मुख कोण लेना है। ओके, सम्मुख कोण कैसा होता है, जब दो कोण को बनाने वाली वो दो भुजाएं जो जिसमें एक भुजा क्या ना हो, कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ऐसा,
जैसे कि दो कोण, कौन कौन बनाएगा, ये एक कोण मान लेते हैं और ये एक कोण मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये कोण को बनाते हैं, ये कोण को बनाते हैं तो हमारा कैसा होगा, DCB होगा, और ये कोण को बनाते हैं तो क्या होगा, CDA होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ दो भुजा जो है, दोनों कोण को बनाने पर ये जो भुजा है, एक भुजा जो है ये कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों कोण को बनाने समय ये भुजा आ ही जा रहा है, तो ये सम्मुख भुजा नहीं, सम्मुख कोण नहीं होगा, ठीक ना। इसके क्या करना होगा, हमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। यदि यहाँ आसन रहता तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ सम्मुख है, मतलब कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होना है, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ करेंगे हम लोग, एक कोण इसको ले लेंगे, एक कोण इसको ले लेंगे, ठीक। तो CDA और इसको कह सकते हैं हम लोग, अच्छा इसमें तो D कोण आ जा रहा है, ये गलत हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको लेना है, एक कोण C को बनाना है, एक कोण A को बनाना है तो कैसे बनेगा, BCD, ठीक, और एक बनेगा DAB। तो एक कोण A बन गया, एक कोण C बन गया, और कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हुआ, कोई भी भुजा कॉमन भी नहीं हुआ, ठीक ना। सब में अलग अलग भुजा है, ठीक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है। अगला, आसन भुजाओं एवं आसन कोणों के युग्मों को लिखिए, जोड़े को लिखिए। आसन भुजाएं कौन कौन है, आसन भुजाएं क्या होती है, जिसमें जो अंत बिंदु होता है वो उभयनिष्ठ होता है, ठीक ना। देखिए जैसे कि अंत बिंदु उभयनिष्ठ, CD और DA, CD और DA, देखिए अंत बिंदु जो है ये उभयनिष्ठ है, ये मतलब बराबर है, यहाँ भी अंत में यहाँ D है तो यहाँ भी D आ गया, ठीक है ना। ये कॉमन हो गया, तो ये आसन भुजाओं हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसका कॉमन उभयनिष्ठ अंत बिंदु नहीं होगा वो सम्मुख हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आसन में क्या होगा, जिसका अंत बिंदु जो है वह बिल्कुल उभयनिष्ठ होगा, सेम होगा, ठीक। और जिसका अंत बिंदु सेम नहीं होगा वो सम्मुख हो जाएगा। अब अगला, आसन कोण क्या होता है, आसन कोण जैसे कि दो कोण को बनाने पर, दो कोण को जो बनाने पर दो भुजा में से एक भुजा कॉमन होता है। जैसे कि देखिए ये कोण बना रहे हैं, ये कोण बना रहे हैं, तो ये कोण कैसे बनेगा, BCD, ठीक। और ये कोण कैसे बनेगा, CDA। तो देखिए ये भुजा, ये एक भुजा कॉमन हो जा रहा है कि नहीं, D को बनाने पर भी और C बनाने पर भी, तो ये कॉमन भुजा हो जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे आसन कोण, ठीक है। और ये भुजा यदि दो कोण बनाएंगे, मान के चलिए A को बना रहे हैं और C को बना रहे हैं, ठीक है। तो एक C को बनाने पर क्या करना होगा, BCD, और A को बनाने पर क्या करना होगा, DAB। तो यहाँ पर कोई भुजा कॉमन आ रहा है कि बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसको कह देंगे हम लोग सम्मुख कोण। और जिसमें भुजा एक भुजा आपका कॉमन आएगा, सेम आएगा, दो कोण को बनाने पर एक भुजा समान आएगा, तो उसको हम लोग आसन कोण कह देंगे, ठीक। जिसमें दो कोण को बनाने पर एक भुजा कॉमन आए, एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाए, उसको आसन कोण कहेंगे। और ऐसा दो कोण बनाने पर अगर दो भुजा में से एक भुजा यदि उभयनिष्ठ नहीं आता है, कॉमन नहीं आता है, तो उसको हम लोग सम्मुख कोण कह देंगे, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आसन कोण क्या क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं, आसन कोण हो जाएगा हमारा ये दोनों हो जाएगा, C और D हो जाएगा। फिर ये दोनों को बनाने में भी हो जाएगा कौन, कोण D और कोण A भी हो जाएगा। फिर A और B भी हो जाएगा, कोण A और कोण B भी हो जाएगा। फिर कोण B और कोण C भी हो जाएगा, कोण B और कोण C होगा, ठीक है। क्लियर है। आगे, बिंदु L चतुर्भुज ABCD में किस भाग में अवस्थित है, मतलब कहाँ पर है, ऐसा कह रहे हैं। तो बिंदु L जो है वो बाहरी भाग में है, बाहर के भाग में है। क्लियर है। हल तो हमने कर लिया है, ओके। तो समय ना गंवाए बिना हम लोग आगे चलते हैं। चतुर्भुज का वर्गीकरण, हमने त्रिभुज का वर्गीकरण कर दिया, कोण के अनुसार भी कर दिया और भुजा के अनुसार भी कर दिया। अब हम लोग करेंगे चतुर्भुज का वर्गीकरण, ठीक। चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो, एक जोड़ा क्या हो, समानांतर हो। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, समानांतर मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया आपको। समानांतर मतलब वो दो भुजाएं जो बराबर दूरी पर हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे, एक दूसरे को जैसे कि यहाँ पर मिल के ऐसा काट ना दे, मिल करके काट नहीं दो, दोनों क्या हो, बराबर दूरी पर जाए, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का केवल एक युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक। क्लियर है। एक युग्म मतलब होता है जोड़ा। चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो। देखिए ये दोनों समानांतर है, एक जोड़ा क्या है, समानांतर है। और समलंब, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। संलग्न आकृति ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है, AB क्या है, समानांतर है CD का, ठीक है। क्लियर है। यदि दो भुजाओं यदि समानांतर होंगे, जैसे कि एक युग्म कह सकते हैं कि जिसमें भुजाओं का केवल एक युग्म, भुजाओं का केवल एक जोड़ा क्या हो, बराबर हो, मतलब समानांतर हो, बराबर नहीं कह सकते, समानांतर हो, कहीं प्रतिच्छेदित ना कर रहा हो। जैसे कि ये भुजा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। इधर जाते वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित कर देगा। लेकिन ये ऐसा है, सीधा है, ये कहीं पर जाकर के भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। जो प्रतिच्छेदित नहीं करता है और बराबर दूरी पर रहता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग समानांतर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज, ठीक। एक हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में केवल एक जोड़ा
समानांतर हो। अब समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समलंब समझ गया आपने। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं को का दोनों युग्म परस्पर समानांतर और बराबर हो, मतलब सारे भुजाओं का जो दोनों युग्म है, दोनों जोड़ा जो है, ठीक है, वो क्या होगा, बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। संलग्न आकृति ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें AB समानांतर है CD का, AB समानांतर है CD का, और AD समानांतर है BC का। ठीक, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब सम्मुख, मुख के सामने, मतलब ये और ये बराबर होती है भुजा। ये भुजा जितनी, मान के चलिए यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी सम्मुख वाला, उसके मुंह के आगे वाला, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। सम्मुख कोण भी बराबर होती है। ओके, यहाँ सम्मुख कोण भी बराबर होती है। मान के चलिए यहाँ का कोण आपका, यहाँ कोण है 40 डिग्री तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। यहाँ कोण है 30 डिग्री तो यहाँ का कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इस तरह का। ठीक है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होती है। जो विकर्ण होती है वो समद्विभाजित होती है, ये समझते हैं हम लोग। ये हमको लगता है ये कहा जा रहा होगा सम विकर्ण। अच्छा, विकर्ण ये जो डायगोनल होता है ये समद्विभाजित होता है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया हमने, समानांतर चतुर्भुज पढ़ लिया हमने। समलंब में क्या होता है, जो एक जोड़ा भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है समानांतर होता है, और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाओं का दोनों जोड़ा क्या होता है, समानांतर होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ओके, ऐसे समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं के माप बराबर हो। देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाओं का माप यदि बराबर हो गया तो वो सम चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। संलग्न आकृति चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, जहां AB समानांतर है, AB समानांतर है CD का, और BC समानांतर है DA का। तो AB बराबर है BC का, CD बराबर है DA का। इसमें समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं इसमें, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो जोड़े क्या हो, समानांतर हो। देखिए दो जोड़े समानांतर है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज हो गया। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित है। देखिए विकर्ण परस्पर लंब द्विभाजित है, लंब में काटे हुए हैं, ठीक ना। आयत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आयत। अब हम लोग पढ़ते हैं आयत के बारे में। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज मतलब जिसका सभी भुजा बराबर हो। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समान हो। अच्छा, चारों कोण भी समान हो, सारा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, आयत कहलाता है। एक समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समान हो वो आयत कहलाता है, जिसमें AB समानांतर है DC का, और BC समानांतर है AD का। ठीक, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 डिग्री। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा जो है, आमने सामने का भुजा जो होती है वो बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। हर कोण क्या होता है, समकोण होता है। किसमें, आयत में, रेक्टेंगल में। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होती है। विकर्ण हमेशा क्या होती है, समद्विभाजित होती है। ठीक है, दो भाग में बांटी होती है। अब वर्ग के बारे में समझते हैं। ऐसे समानांतर चतुर्भुज कह दिया मतलब क्या है कि सभी भुजाओं का माप जो होगा वह ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाओं का माप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं इसका भुजा का माप, इसका भुजा का माप, इसका भुजा का माप, इसका भुजा का माप बराबर है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण समकोण है वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इसी की तरह लग रहा है ना। चारों कोण बराबर है। वर्ग और आयत में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए, हाँ लेकिन यहाँ दो ही कोण क्या होते हैं, दो, जैसे कि ये आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, आयत और स्क्वायर बिल्कुल बराबर होते हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और एंगल ABCD क्या है, 90 डिग्री है। इसमें विकर्ण परस्पर लंबवत द्विभाजित होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंबवत द्विभाजित होते हैं, ठीक ना। क्लियर है, परस्पर लंब। अगला, यहाँ एक ही अंतर यही है कि यहाँ का जो विकर्ण होता है परस्पर समद्विभाजित होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विकर्ण परस्पर लंब द्विभाजित होती है, ठीक है ना, लंब। ठीक है, लंब के द्विभाजित होती है, ठीक है ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लंब के बराबर होता है, लंब, ठीक है ना। पतंग, काइट को देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो। आसन भुजा किसे कहते हैं, जब आसन कोण नहीं, आसन भुजा, जैसे कि आसन भुजा में मान के चलिए इसका अंत बिंदु क्या हो, कोमन हो। मान के चलिए AB और BC, ठीक है, आसन भुजा हो गया, ठीक ना। तो आसन भुजाओं के दोनों युग्म, दोनों जोड़े जो हैं वो बराबर हो, ठीक ना।
जैसे कि मान के चलिए ऐसा ले रहे हैं, ठीक है ना, मान के चलिए ए बी ए डी ए और ए बी, ठीक है, डी ए और ए बी। देखिए अंत बिंदु उभयनिष्ठ है, मतलब अंत बिंदु जब उभयनिष्ठ रहता है तो क्या हो जाता है, वह आसन कोण आसन भुजा हो जाता है, ठीक ना, आसन भुजा बन गया। अब दोनों का जो है युग्म बराबर है। अब देखिए ये भी बराबर साइज का है, ये भी बराबर साइज का है, ठीक ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। और लेकिन सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर नहीं है। लेकिन सम्मुख भुजाएं जो होगी, मान लीजिए सम्मुख भुजाएं क्या क्या बनेगी, जिसका कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा, कॉमन उभयनिष्ठ अंत बिंदु नहीं होगा जिसका, मान के चलिए DC ले लिए, और अगर CB लेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम लोग ले लेते हैं BA, ठीक, अगर BA लेते हैं, ठीक, तो जब CD और BA ले रहे हैं, अगर DC और BA ले रहे हैं तो C क्या यहाँ है, बिल्कुल नहीं है, अच्छा BA ऐसा बोला गया, तो C क्या यहाँ है, बिल्कुल नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ कोई बिंदु तो नहीं आ रहा है, मतलब सेम बिंदु दोनों में तो कोई नहीं मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, सम्मुख भुजा हो गया, ठीक है, सम्मुख भुजा हो गया। तो सम्मुख भुजा कभी बराबर नहीं होता है, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर है, नहीं, ये लंबा है ये छोटा है, ठीक, लेकिन वही आसन भुजा क्या हो रहा है, आसन भुजा बराबर हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ हम लोग ये एक शॉर्टकट तरीका निकाल सकते हैं ना, सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका, कि आसपास के जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, आसपास के जो भुजा होते हैं वो आसन भुजा होते हैं, ठीक, और जो दूर दूर होते हैं, ठीक है, वो आप, ये ट्रिक निकाला जा रहा है, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये ट्रिक कह सकते हैं हम लोग। आसपास के जो भुजा होंगे वो आसन भुजा होंगे, और दूर दूर के जो भुजा होंगे वो क्या होंगे, सम्मुख भुजा होंगे। और कोण में भी यही कहा जा सकता है, मतलब ये जो आसपास के जो कोण होंगे, मान के चलिए ये आसपास के जो कोण होंगे ये आसन कोण कहलाएंगे, और मान के चलिए यहाँ एक कोण है, ये कोण और ये कोण दूर दूर के हैं, ये एक दूसरे के दूर दूर हैं, तो ये दोनों कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे, ठीक, और आसपास आप मतलब साथ में जो कोण रहेंगे, साथ में जो कोण रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आसन कोण, और जो दूर दूर में रहेंगे वो सम्मुख कोण। ये एक ट्रिक हम लोग बना सकते हैं, क्लियर। अब इसे प्रयास करते हैं, ओके, प्रयास कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न चतुर्भुजों की चारों भुजाएं, हाँ, निम्न चतुर्भुजों की चारों भुजाओं एवं कोनों को मापिए, ठीक है, जितने भी भुजाएं हैं और जो कोण है उसको आपको स्केल से मापना है, चांद स्केल और आपका नॉर्मल जो रूलर स्केल होता है उससे मापना है, ठीक है, भुजाओं को और कोनों को। बने चतुर्भुज की भुजाओं के समानांतर युग्म लिखिए, और कौन कौन समानांतर युग्म है उसे लिखना है। तो इसे तो आप स्केल से मापिएगा कि ये कितना डिग्री का है, 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 ठीक है, ये आप कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है, इसे आपको मापना है। ये तो पता चल रहा है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, और इसकी भुजा जो है बिल्कुल सभी समान है, ये भुजा और ये भुजा दो समान है, ये और ये दो समान है, यहाँ ये और ये भुजा समानांतर है, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग कि समानांतर युग्म कौन कौन है। तो AD और BC क्या है, समानांतर है, AD और BC समानांतर है। समानांतर को इससे दिखाते हैं, दो लाइन से दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पर DC समानांतर है किसका, AB का, और CB समानांतर है किसका, AD का, क्लियर है। अगला इसमें DC समानांतर है AB का, DC समानांतर है AB का, और BC समानांतर है AD का, BC समानांतर है AD का, क्लियर है, ओके। अगला आयत को परिभाषित कीजिए। अब आयत को हमको परिभाषित करना है। आयत क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं का जो माप होता है वो बराबर होता है, ठीक है, और कोण जो होता है वो समकोण होता है, ठीक है, और जो विकर्ण होता है वो परस्पर समद्विभाजित होता है, यही है, ठीक ना। सभी भुजाएं बराबर होती है, कोण 90 डिग्री का होती है, और विकर्ण समद्विभाजित होती है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होती है, और आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, ठीक ना, और आमने सामने की जो भुजा होती है वो समानांतर होती है। ये होता है आयत का परिभाषा, हमने पढ़ ही लिया है। अब यह बताइए कि सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हैं, क्या सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। क्या सभी आयत समानांतर चतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है, तो क्या सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आयत होता है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहाँ पर देखिए आयत, क्या सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, बिल्कुल, समानांतर चतुर्भुज ही तो आयत बनाता है, तो ये हो सकता है, ओके। अगला सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हैं, ठीक। अब 4 से अधिक भुजाओं से बने बहुभुज को जाने, ठीक ना। अब 4 से अधिक जो बहुभुज होते हैं उसके बारे में जानते हैं। हमने समझ लिया 3 भुजा के जो 3 भुजा के जो बहुभुज बनते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, 4 भुजा के जो बहुभुज बनते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब 5 भुजाओं के जो बहुभुज बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो पांच भुजा के जो बहुभुज बनते हैं उसको क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पंचभुज। पांच भुजाओं से बने बहुभुज को पंचभुज कहते हैं। संलग्न आकृतियों एक पंचभुज है। ये जो आकृति है ये पंचभुज है। देखिए, एक भुज, दो भुज, तीन भुज, चार भुज, पांच भुज, ऐसे पांच भुजाएं एवं पांच शीर्ष होते हैं। इसके पांच भुजाएं भी हैं और पांच शीर्ष भी है। शीर्ष मतलब क्या? दो भुजाओं का एक कॉमन बिंदु, ठीक है। तो एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, पांच शीर्ष, ठीक। अब हम लोग देखते हैं षटभुज। षटभुज, हेक्सागोन। षटभुज में क्या होता है? छह भुजाओं से बने बहुभुज को षटभुज कहते हैं, ठीक है। अगर छह भुजाओं से बना हुआ रहता है उसे षटभुज कहते हैं। संलग्न आकृति ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये छह भुजाओं से बना है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, ठीक। इसमें छह भुजाएं एवं छह शीर्ष हैं होते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों शीर्ष का एक भुजा, ये दोनों का एक शीर्ष, ठीक ना। ये दोनों भुजा का एक शीर्ष, ये दोनों भुजा का एक शीर्ष, फिर ये दोनों भुजा का एक शीर्ष, ये दोनों भुजा का एक शीर्ष, ये दोनों भुजा का एक शीर्ष, तो टोटल छह शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला सप्तभुज। सप्तभुज मतलब सात भुजों से बने बहुभुज को सप्तभुज कहते हैं। संलग्न आकृति ए बी सी डी ई एफ जी एक सप्तभुज है। देखिए, एक भुज, दो भुज, तीन भुज, चार भुज, पांच भुज, छह भुज, सात भुज। इसमें सात भुजाएं एवं सात शीर्ष होते हैं। जितने भुजाएं उतने शीर्ष भी होते हैं, ओके। अगला अष्टभुज मतलब आठ भुजाओं से बने भुजाओं को अष्टभुज कहते हैं। संलग्न आकृति के अष्टभुज की जाती है। संलग्न आकृति एक अष्टभुज की है, ठीक है। जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, अष्टभुज, आठ भुजा वाले। इसके आठ शीर्ष और आठ भुजाएं होती है। आठ शीर्ष और आठ भुजाएं होती है। इसी प्रकार आठ से अधिक भुजाओं वाले बहुभुज बनाएं और अपने सहपाठियों और शिक्षक से चर्चा कीजिए। इसी से आपको आठ से अधिक भुजा वाले आपको आकृति फोटो बनाना है और चर्चा करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। विकर्ण क्या होता है? तभी से हम लोग कल पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं विकर्ण के बारे में। विकर्ण के बारे में समझ लेते हैं। बहुभुज के दो शीर्ष, जैसे कि ये एक शीर्ष हो गया, ये एक शीर्ष हो गया। दो शीर्ष जो आसन शीर्ष नहीं है, ठीक है ना। क्या है? सम्मुख शीर्ष है, ठीक है। सम्मुख शीर्ष है, ओके। जो आसन शीर्ष नहीं है। आसन शीर्ष क्या होता है? जो अगल बगल का होता, ये जो होता, ठीक ना। लेकिन ये आसन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अगर दो बहुभुज के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। दो बहुभुज के दो शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। क्लियर है? जैसे कि ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष को मिलाने वाला ये रेखाखंड है, ये एक विकर्ण हो गया, 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 ठीक है। इस तरह का यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी, और पंचभुज ए बी सी डी के विकर्ण क्या है? ए सी हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या क्या है? ए सी है, फिर ए डी है, फिर बी ई हैं और बी डी हैं, और बी डी हैं और सी ई हैं, ठीक है। इसी प्रकार पांच से अधिक भुजाओं से बने बहुभुज के विकर्ण खींचिए। अब इसी तरह आपको क्या करना है? पांच से अधिक भुजा वाला एक विकर्ण, उसका विकर्ण खींचना है। अब क्रियाकलाप एक देखते हैं। उद्देश्य क्या है? कागज की नाव बनाकर कागज का नाव बनाना है। फिर उसमें बनने वाली बहुभुजों की पहचान कीजिए और कितना कितना बहुभुज बना है उसका पहचान करना है। आवश्यक सामग्री क्या है? सफ़ेद कागज, रूलर, पेन, पेंसिल, ओके। ये लेना है, एक सफ़ेद कागज लेना है, एक रूलर मतलब स्केल लेना है, और एक पेन या पेंसिल ले लेना है। सफ़ेद कागज की सीट को मोड़कर एक नाव बनाइए। नाव तो आप बनाने आता होगा, आपको नाव बना लेना है। इसी प्रकार बने नाव को खोलकर प्राप्त मोड़, जो मोड़ बना है, जैसे कि नाव बनाया आपने, फिर नाव को आपने खोल दिया, पेपर को खोल दिया, पूरा जैसा पहले था पेपर सीधा वैसा सीधा कर दिया। अब आपको मोड़ नजर आ रहे होंगे, वहाँ क्या करना है? निशानों पर रेखाएं खींचकर भुजाओं वाले बहुभुज बनाइए। अब क्या करना है आपको? बहुभुज बनाना है। बहुभुज मतलब जान रहे हैं कि रेखाखंड से बनेगा और साथ ही बंद होगा, ठीक ना। तो ऐसा बना लेना है आपको, ओके। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके, अब सेट स्क्वायर का प्रयोग करना है, ठीक ना। सेट स्क्वायर किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे? सेट स्क्वायर, ओके। ऐसा जो रहता है चतुर्भुज टाइप का जो स्केल रहता है उसको सेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक ना। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग करके समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज और लंबवत चतुर्भुज बनाना है। अब उसका प्रयोग करके हमें क्या बनाना है? सेट स्क्वायर का प्रयोग करके आपको क्या बनाना है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, ओके। यहाँ का क्रियाकलाप हो गया। अच्छा, दूसरा क्रियाकलाप में कहा जा रहा है ना। तो दूसरा क्रियाकलाप में क्या है कि सेट स्क्वायर के प्रयोग से सेट स्क्वायर का प्रयोग से क्या करना है आपको? एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है। समानांतर चतुर्भुज मतलब जिसका सभी भुजाएं बराबर होती है। आयत बनाना है, आयत में जिसकी ऐसा समानांतर चतुर्भुज, ऐसा समानांतर चतुर्भुज, ठीक ना, जिसकी सभी भुजाओं का लंबाई बराबर हो और कोण 90 डिग्री हो, वो आयत बन जाएगा। और वर्ग भी सेम आयत के जैसा ही। सम चतुर्भुज में क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक। और समानांतर मतलब सभी भुजा क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। ये इसके ऐसे समानांतर होती है। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए समलंब चतुर्भुज, ओके।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ तो त्रिभुज है, चतुर्भुज कहाँ पर है? चतुर्भुज में हम लोग जाते हैं। ओके ओके ओके, चतुर्भुज देखिए, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समानांतर हो, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ओके, जिसकी दो भुजाएं मतलब भुजाओं का एक जोड़ा ही क्या हो, समानांतर हो, उसको हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। तो वो बना लेना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, आवश्यक सामग्री क्या है? 4 सेट स्क्वायर, एक 30 डिग्री का, एक 90 डिग्री का और एक 60 डिग्री कोण वाला, ठीक है। 4 सेट स्क्वायर, एक 45 डिग्री का, एक 90 डिग्री का, एक 45 डिग्री कोण वाला, और कार्डबोर्ड लेना है, फिर आपका एक सफ़ेद कागज़ लेना है, पेन या पेंसिल लेना है, रबड़ और गोंद लेना है, और आपको बनाना है। एक कार्डबोर्ड लीजिए, उस पर एक सफ़ेद शीट चिपका दीजिए। कार्डबोर्ड पर क्या करना है, सफ़ेद शीट चिपका देना है। सेट स्क्वायर के संग्रहों को निम्न अनुसार सजाइए। अब सेट का जो स्क्वायर है उसको निम्न तरह से सजाना है, ठीक ना। ये जो सेट स्क्वायर है इसको ऐसा सजा देना है अच्छे से, ठीक है। सेट स्क्वायर को सजा देना है, जो होता है ऐसा, इसको ऐसा सजा देना है, निम्न तरीके से सजाना है। सजा कर रखिए और प्रत्येक स्थिति में पेन या पेंसिल का प्रयोग करते हुए बनने वाली आकृति खींच दीजिए। और जो भी सेट स्क्वायर ऐसा आपने रखा, अब जो आकृति बन रहा है उसको आपको खींच देना है, ठीक, ऐसा करते जाना है। जैसे कि देख पा रहे हैं सेट स्क्वायर इसको कहा जाता है। तो ऐसा रखा गया, ऐसा क्या बना उसको देख लेना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये और ये समानांतर है, ये और ये भी समानांतर है। जब सभी भुजा समानांतर होते हैं तो वो समानांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक ना। क्लियर है। अब प्रदर्शन, प्राप्त आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी समानांतर भुजाएं एवं सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण बराबर भी है, ठीक है। सम्मुख कोण मतलब ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ठीक। सम्मुख कहेगा तो क्या करना है, मतलब अगल बगल, नहीं एक दूसरे के ठीक आमने सामने, और जो अगर आसन बोलेगा तो अगल बगल में, ठीक है। ओके, क्लियर है। आसन मतलब आसन, ये आपको ट्रिक याद रखना है। आसन मतलब अगल बगल, और सम्मुख मतलब मतलब एक दूसरे के कह सकते हैं आगे पीछे, ठीक ना, एक दूसरे के सम्मुख में। सम्मुख मतलब मुंह की ओर, एक दूसरे के मुंह में, ठीक ना, मुंह की ओर, एक दूसरे के आगे। इससे ही पता चल रहा है, सम्मुख कह रहा है, सम्मुख मतलब मुंह के आगे, तो मुंह के आगे। अब बी का मुंह के आगे कौन है, डी है, तो ये दोनों कौन सम्मुख है, ठीक ना। ओके, और ये इसके मुंह के सामने क्या है, ये है, तो ये दोनों कौन सम्मुख है, ठीक ना। ओके, आसन मतलब ये दोनों अगल बगल, क्लियर है। आसन मतलब अगल बगल और सम्मुख मतलब मुंह के आगे, ये याद रखना है। अनुप्रयोग, इस क्रियाकलाप का उपयोग विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को समझने एवं उनके गुणों को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो ये क्रियाकलाप आप अवश्य कीजिएगा, आपके सेट स्क्वायर से आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी। आप अलग अलग प्रकार के चतुर्भुजों को समझने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब स्वयं कीजिए और सीखिए, इसको स्वयं से करना है, सीखना है। अपने शिक्षक और सहपाठियों की सहायता से सेट स्क्वायर का उपयोग कर आयत, वर्ग, चतुर्भुज और समलंब बनाइए, ठीक है। आयत बनाना है, वर्ग बनाना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 12.3 की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसके कथन सत्य हो, जो सही हो, ठीक है। एक पंचभुज पहले बनाते हैं हम लोग, एक भुज, दो भुज, तीन भुज, चार भुज और पांच भुज, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी हो सकती है? विकर्ण मतलब क्या, दो शीर्ष से जो मिलने वाली रेखाखंड होती है, तो कितनी हो सकती है? एक विकर्ण, दो विकर्ण, ठीक है, तीन विकर्ण, और आपकी शायद इतना ही होगी, है ना। तो यहाँ पर कितनी होगी, बस ये विकर्ण से मिल गया ये विकर्ण, और ये विकर्ण तो और कहीं नहीं मिल सकता है, यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, मतलब एक विकर्ण, दो विकर्ण, तीन विकर्ण। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3। आकृति एक को देखते हैं हम लोग। आकृति एक कहाँ पर है? ये है आकृति एक। तो आकृति एक में समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी है? समकोण त्रिभुज मतलब जिसकी एंगल कितनी होगी? 90 डिग्री की होगी। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो चार है, संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। आगे 180 से बड़ा और एक संपूर्ण कोण, एक 180 से बड़ा, ठीक है, और एक संपूर्ण कोण से छोटा। संपूर्ण कोण किसको कहते हैं? 360 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है। अगला, एक समलंब चतुर्भुज। समलंब मतलब दो, एक जोड़ा क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा समानांतर होगा, मतलब ये और ये दोनों जोड़ा समानांतर है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख मतलब ऐसा, सम्मुख मुंह की तरफ का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा क्या होता है? समानांतर होता है, समानांतर होता है। अगला, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है? त्रिभुज मान के चलिए, त्रिभुज हमने बना दिया, इसके विकर्ण की संख्या कितनी होगी? यहाँ विकर्ण होगा आपका, विकर्ण की संख्या, है ना।
त्रिभुज की विकर्ण की संख्या, विकर्ण मतलब एक शीर्ष से दूसरी शीर्ष को जोड़ना, ठीक है ना। यहाँ तो विकर्ण बनेगा ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से ऐसा कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ तो कोई शीर्ष है नहीं, ना ही ऐसा जोड़ सकते हैं हम लोग, कोई शीर्ष बन नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे कह सकते हैं हम लोग कि त्रिभुजों की विकर्ण की संख्या शून्य होगी। ओके। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, इस तरह से है, असमान है। तो जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगला आकृति 2 को देखिए, आकृति 2 में देखिए, ठीक है। त्रिभुज की संख्या कितनी है यहाँ पर कह सकते हैं त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो एक त्रिभुज तो बड़ा वाला बन ही रहा है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ठीक है। फिर यहाँ पर कह सकते हैं 3 त्रिभुज, फिर 4 त्रिभुज, ओके, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, ठीक, 7 त्रिभुज। अच्छे से देखते हैं हम लोग। पहला त्रिभुज कहाँ बनेगा, ये बनेगा, एक ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसे इधर बना के देखते हैं हम लोग, ऐसा एक त्रिभुज बनेगा, ओके। फिर एक बड़ा सा ऐसा त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज हो गया। फिर एक बनेगा यहाँ पर छोटे से कोने में बनेगा, यहाँ एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, ओके। तो 1 2 3 त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ पर एक ऐसा और ऐसा एक त्रिभुज बन गया, तो 3 त्रिभुज बन गया। फिर एक ऐसा त्रिभुज बन गया, ये और ये, तो ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और ये 5 त्रिभुज, ठीक है। यहाँ टोटल 5 त्रिभुज बनेंगे, 5 संख्या, ओके। अगला, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, कोई बराबर नहीं होती है, असमान होती है। अच्छा, वो तो हम लोग बना लिए, इसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, बहुभुज में न्यूनतम संख्या 3 होती है, ठीक है, 3 होती है। एक त्रिभुज में कोण की माप, एक त्रिभुज है मान के चलिए, कोण की माप कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो यह एक क्या कोण कहलाएगा, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे, चतुर्भुज ABCD के खाली स्थान भाग में बिंदु P स्थित है। बिंदु P कहाँ पर स्थित है, अंतः भाग में, ठीक है, अंदर वाले भाग में, ओके। अगला, परियोजना कार्य क्या है, एक रंगीन कागज को काट करके विभिन्न भुजाओं वाले बहुभुज बनाइए, ठीक है ना, विभिन्न भुजा वाले, जैसे कि 4 भुजा वाले, 3 भुजा वाले, 5 भुजा वाले, 6 7 8 भुजा वाले, आपको अलग अलग प्रकार के बहुभुज बनाना है और चार्ट पेपर पर चिपकाकर वर्ग कक्षा में प्रदर्शित कीजिए और आपको दिखाना है, ठीक है, क्लास में अलग अलग रंगों वाला। कर्मचारियों का उपाय कर विभिन्न प्रकार के कामाचियों का उपाय करके विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों एवं चतुर्भुजों के मॉडल बनाइए, कामाची का उपयोग करके, ठीक ना। रंगीन चूड़ियों के टुकड़ों को चार्ट पेपर पर चिपकाकर विभिन्न प्रकार के बहुभुज बना सकते हैं, ओके। हमने क्या क्या सीखा ये देख लेते हैं, ये अच्छे से ध्यान से सुनिए, ये पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन है मान के चलिए। केवल रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाती है। एक रेखाखंडों से बनी, ना कि वक्र से नहीं, रेखाखंड से, एक केवल रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। दूसरा क्या है कि 3 4 5 6 7 8 भुजाओं वाला बहुभुज क्रमशः क्या कहलाता है, 3 भुजा वाला को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजा वाला को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजा वाला को पंचभुज कहते हैं, 6 वाला को षटभुज कहते हैं, 7 वाला को सप्तभुज और 8 वाला को अष्टभुज कहलाता है। आगे, बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो उसको समद्विबाहु कहलाता है। समद्विबाहु, जिसका सभी भुजा सभी कोण बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, समबाहु कहलाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण यदि बराबर तीनों कोण होते हैं, सम्मिलित रूप से त्रिभुज के 6 भाग हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप से त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, ओके। क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण, ठीक है, तीनों भुजाएं और तीनों कोण कितने भाग होते हैं, टोटल 1 2 3 और भुजा 3, 6 भाग होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एक त्रिभुज कहलाता है, देखिए, समबाहु त्रिभुज कब कहलाता है, जब तीनों भुजाएं समान एक बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जब 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। और विषम बाहु मतलब कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है। अब न्यून कोण कब, जब 90 डिग्री से कम हो, और सम कोण कब, जब 90 डिग्री का हो, अधिक कोण कब, जब 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो, ऐसा चतुर्भुज मान के चलिए, ऐसा चतुर्भुज, ठीक ना, ऐसा बनाते हैं हम लोग, ऐसा चतुर्भुज जिसमें देखिए ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा, तो ये ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या होगा कि भुजाओं का केवल एक जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़ा समानांतर हो। समानांतर मतलब आप समझ रहे हैं, ये दोनों कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, कहीं कटेगा नहीं और बराबर दूरी में है। ये तो कट जाएगा उधर जाकर के, ये भी कट जाएगा, ठीक ना, ये दोनों तो कट जाएगा उधर जाकर के, लेकिन ये दोनों जो है वो कभी नहीं कटेगा क्योंकि ये बराबर दूरी पर है, ठीक ना, और ये उधर जाकर के सामने जा रहे हैं, ओके।
तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब ऐसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं मतलब आसपास के जो भुजाएं होती है वो दोनों युग्म समांतर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक कहलाता है। ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो सम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसे समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण जो है वो समकोण हो तो वो आयत कहलाता है। ठीक, अगला आयत कहलाता है। ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो वह वर्ग कहलाता है। पतंग ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आसन भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर होते हैं लेकिन सम्मुख भुजाओं के जोड़े बराबर नहीं होते हैं। सम्मुख मतलब मैंने क्या बोला है, सम्मुख मतलब मुंह के आगे वाला, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ऐसा 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 अच्छे से बनाया जाता है, ऐसा बनाया, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, तो सम्मुख मतलब यहाँ मुंह वाले। तो समझ सकते हैं ये भुजा और ये भुजा इसके मुख वाले ये हो गए, ठीक है ना। और अच्छे से बनाते हैं हम लोग, क्लियर नहीं दिख पा रहा है ना। देखिए ऐसा मान के चलिए ये पतंग है, ठीक, फिर नहीं बन रहा है अच्छे से, ऐसे 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 पतंग है, ठीक, माना कि पतंग है, ओके। वैसे अच्छा से बना नहीं है। तो सम्मुख भुजा, जैसे कि ये भुजा है, इसके सम्मुख मुंह के आगे तरफ क्या है, ये भुजा है। तो ये भुजा आसन भुजाएं, जो दोनों आसन भुजा होती है, आसन मतलब ये बगल वाला, आसन मतलब हो गया ये और ये और ये और ये, लेकिन सम्मुख मतलब ये और ये और ये और ये। सम्मुख मतलब मुंह के आगे वाले और आसन मतलब अगल बगल का, ठीक है ना, अगल बगल का, ओके। तो कभी भी आसन वाले मुंह के अगल बगल, जैसे कि आसन वाले अगल बगल ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी सम्मुख वाला बराबर नहीं होता है। जैसे कि ये और ये कभी बराबर नहीं होगा, ये और ये बराबर नहीं होगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो चैप्टर खत्म हुआ। यदि आप चाहते हैं, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है कुछ नई कहानी, ये घिसी पिटी जीवन नहीं जीनी है, तो आइए आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए। आप आचार्य प्रशांत ऐप पर जा करके आप लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप बेधड़क आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।